हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम आज के दिन यानी कि 15 फरवरी को जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आधारित है। HPA जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स में भी हम लोगों को यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये न्यूज़ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्पेसिफिक टाइम पे UAE और कतर के दौरे पे गए हुए हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है बूस्ट टू कल्चरल टाइज एज मोदी ओपन लार्जेस्ट टेम्पल इन UAE। तो बेसिकली UAE के अंदर जो है जो IMEC कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसका पहला भी इनॉग्रेशन या फर्स्ट प्रोजेक्ट की जो नींव है या फाउंडेशन है वो रखी गई है और उसके साथ साथ बाप्स जो टेम्पल है उसको भी इनॉग्रेट किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। क्लियर। तो ये एक न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं इंडिया और UAE के रिलेशंस के ऊपर केंद्रित है। आप लोग बेसिक यहाँ से आप लोगों को जो है वो जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि कौन रूलर है दुबई का और उसके साथ साथ जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट है UAE की उनका नाम क्या है। क्लियर। तो यहाँ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इस स्पेसिफिक फैक्ट को पिक कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो इसी से ही रिलेटेड है वो है इंडिया UAE बोनहोमी। क्लियर। इन दोनों की जो फ्रेंडलीनेस है या मित्रता है उसके ऊपर हम लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिला है। तो आप लोग एक बार इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। स्पेसिफिकली ये रीसेंट कंटेक्स्ट के ऊपर आधारित है। क्लियर। जहाँ पे जो इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच का कॉरिडोर बन रहा है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। इंडिया और UAE ने कितने बिलियन डॉलर के जो ट्रेड है वो 2022-23 में किया है वो भी फैक्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर। तो जब भी हम लोग किसी देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को पिक करते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो दोनों के दोनों आर्टिकल्स हैं वो हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यहाँ से एनरिच करेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जहाँ पे जो इंडोनेशिया है वहाँ पे इलेक्शंस के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो प्रावो सुबांतो हैं वो बेसिकली अगले जो है वो प्रीमियर बनने वाले हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इंडोनेशिया की तो देखिए रिजल्ट ये फिर से जो है वो आप लोगों को न्यूज़ के अंदर आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन इन न्यूज़ है या जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जो पर्सनैलिटीज़ इलेक्ट होती हैं, क्लियर, चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने बड़ा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, बस यही देखना है कि कौन जो है वो वहाँ के प्रीमियर बनने वाले हैं। नेक्स्ट है एक मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मिलन 2024। तो मिलन 2024 जो है ये बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है जहाँ पे 51 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस नेवल ड्रिल एक्सरसाइज को इंडिया जो है वो लीड कर रहा है। तो बेसिकली USA, रशिया और ईरान जो है वो इस नेवल ड्रिल का हिस्सा रहेंगे। तो अगेन एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसी के ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है। कभी कभी जो डिफेंस टाइज हैं, क्लियर, या इंडिया किस तरह से जो है वो एक लीडिंग पावर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, वहाँ पे भी ये पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ है GICA से रिलेटेड। ये बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में क्या क्या कदम जो है वो हमारी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो वहाँ से भी आप इस न्यूज़ को पिक कर सकते हो जहाँ पे JICA बेसिकली जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स जब उनको फंड कर रही है तो उनके द्वारा जो है वो ऑनलाइन भी अब प्रॉपरली जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर। तो इस पर प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा कि JICA किस तरह से पिछले 10 सालों से सबसे पहले उन्होंने हमीरपुर से शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे जो है वो ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी जो फार्मर्स हैं उनकी ये मदद कर रही है। क्लियर। यहाँ पे आपको देहात करके जो है एक प्लेटफॉर्म का जिक्र किया गया है। तो अगेन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं उनमें आप लोग इसको पढ़ सकते हो, उसको जो है वो मेंशन कर सकते हो। GICA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ोगे तब भी आप लोगों को GICA और कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो जर्मनी का एक बैंक है उसके द्वारा भी हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, क्लियर, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले की न्यूज़ है। तो आप लोग इनको रीड करते रहिए। आप लोगों के लिए जो आने वाले सर्वे के जब भी आपका सर्वे रिलीज़ होगा तो उसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। इसके साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली सहारा योजना से रिलेटेड है। तो वहाँ पे बेसिकली न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर हम लोगों को देखने को मिली है। तो सहारा योजना जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ही है जहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं और कुछ बीमारियों से ग्रस्त है जिनमें पार्किंसन डिजीज़ है, कैंसर है, पैरालिसिस है, क्लियर, उनको जो वो सरकार के द्वारा 3,000 रुपये मासिक जो है वो दिया जाता है। तो बेसिकली न्यूज़ उससे रिलेटेड है कि पैसा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है 6 महीनों से, क्लियर, लेकिन हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो ये स्कीम है रेदर देन
जो है वो हम लोग इसकी ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसको पिक करें। तो स्कीम न्यूज़ में देखने को मिली, तो इससे रिलेटेड जानकारी हमें हिमाचल प्रदेश पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है द ट्रिब्यून के अंदर मेंशन की गई है, रीस्टोर सब्सिडी ऑन पोली हाउसेज। जैसे हमारे यहाँ पे 2010 में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई थी जहाँ पे 80% तक 80% तक जो है वो सब्सिडी पोली हाउसेज के ऊपर प्रोवाइड की जाती थी। करंट गवर्नमेंट ने उसको बंद किया, तो बेसिकली उसी के ऊपर जो है वो फार्मर्स का एक रिक्वेस्ट है कि उसको जो वो फिर से रीस्टोर कर दिया जाए। अगेन हमारे लिए पोली हाउसेज हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है, पोली हाउस स्कीम, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंह भी जाएंगे राज्यसभा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि राज्यसभा में जो भी स्पेसिफिक टाइम पे नॉमिनेशन होने शुरू हो गए, तो सिंघवी जी ने जो है वो नामांकन यहाँ से भर दिया है। सिंघवी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैसे जो है वो आप लोगों को दिल्ली से देखने को मिलेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि राज्यसभा में अब कोई भी कहीं से भी नामित हो सकता है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो है आपको ये इलेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आप लोग इस टाइम पे देख रहे हो कि फार्मर प्रोटेस्ट जो अब हम लोगों को इंडिया में देखने को मिल रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड ये न्यूज़ है। और साथ में जैसे हम पहले भी आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ता पहले भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इस मंथ के अंत में जो है वो WTO की मीटिंग है, और WTO की मीटिंग में जो MSP है वो एक बड़ा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहाँ पे MSP के ऊपर WTO चाहता है कि इंडिया जो वो रिस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं उनके द्वारा डिमांड MSP को लीगलाइज करने की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप प्रॉपर आर्टिकल रीड करोगे तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है, तो ये बेसिकली जो MSP लॉ है उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट दिए गए हैं कि क्या उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है इंडिया का जो फिस्कल सिस्टम है उसके ऊपर पड़ सकता है। सिमिलरली अगर आप लोग हिंदू के आर्टिकल को रीड करोगे, जो अगला आर्टिकल है दैट इज MSP गारंटी अक्रॉस क्रॉप्स कैन रेज इनकम एंड डिमांड, इसको पढ़ोगे तो उसके फेवर में है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ से देखिए कि फार्मर प्रोटेस्ट तो एक हिस्सा है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो MSP का है। और एक और आर्टिकल दिया गया है जहाँ पे WTO के अंदर जो मीटिंग है वहाँ पे MSP यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू है वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले कर सकता है। तो तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही एक करंट जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसके साथ सीधा में रिलेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। और उसके बाद जो है वो लास्ट आर्टिकल हमारा है ए डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वालिटी। तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले जो वो मेंस्ट्रुएशन स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो वुमेन लीव की बात हो रही है, तो उसी के ऊपर जो वो आर्टिकल है जहाँ पे जेंडर गैप क्लियर किस तरह से, एक जापान का भी एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे प्रॉपरली जो है वो लीव प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन फिर भी जो अवेल की गई है लीव उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। सिर्फ 0.9% वुमेन जो वो जापान में इस लीव को अवेल करती है। तो कहानी यहाँ पे क्या है कि क्या इस तरह का जब जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, क्या उसको कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म में जो जेंडर गैप है हमारे देश के अंदर हमारा क्या रैंक आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो आप लोगों को एक एस्पेक्ट से देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली एसए के लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहता है, जेंडर इक्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, और उसके साथ साथ जेंडर इशू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल के न्यूज़ में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।